हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम कराने वाले हैं आपको LLV फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड नंबर पे हम देखते हैं LLV फर्स्ट ईयर। थर्ड नंबर पे LLV ऑल सेम। अब यहाँ पे ये अब से पहले मैं क्या लिखता था, LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। अब मैंने लिखा है LLB फर्स्ट ईयर और अब लिखा है LLB ऑल सेम। इसका मतलब, इसका रीज़न क्या है? देखो, अभी कुछ बच्चों की कमेंट आई थी व्हाट्सएप पे, कुछ कॉल आई थी और कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी। वो कंफ्यूज ये हो रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था कि LLB फर्स्ट ईयर सेम है सेकंड। तो वहाँ पे क्या था, जो उनके स्टेट में या उनके जो कॉलेज में जैसे कोई सब एक्ट जो लगे हुए थे, जैसे हमारे सेकंड सेम में आया है कॉन्स्टिट्यूशन और उनके वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट सेम में आया है। और हमारे हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेम में भी आया है, सेकंड सेम में भी आया है। और हमारे यहाँ एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था, कुछ जो स्टूडेंटों की कॉल आई है, वहाँ पे साल में एक बार एग्ज़ाम हुए हैं और उनके एक साथ 9 या 10 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको उनके हिसाब से तो LLB फर्स्ट ईयर में आना चाहिए और मैं बोलता था LLB सेकंड सेम। तो ये है कि अब ये वीडियो ऑल इंडिया में चल रही हैं, पूरे यूट्यूब पर चल रही हैं। तो अब ये तो है नहीं सिर्फ सेकंड सेम वाले बच्चे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि LLB सेकंड सेम वाले बच्चों के लिए भी हैं, ये LLB फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी हैं और LLB ऑल सेम। ऑल सेम का मतलब क्या है, जिनके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। अब हमें ईयर साल सेम ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, अपना एक्ट, हमारा एक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी करनी है। हमारा एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। हमें अपने इस एक्ट को पकड़ना है। ये ऑल सेम में का मतलब है किसी भी सेमेस्टर में लग सकता है, ईयर किसी में भी लग सकता है या सेमेस्टर वाइज किसी में लग सकता है। ये नहीं है कि ये भाई सेकंड सेम में ही आना है। अदर स्टेट में, अदर यूनिवर्सिटी में, किसी और स्टेट में लग सकता है, वो किसी अदर सेम में लग सकता है। सॉरी, मैंने स्टेट बोल दिया था। किसी सेम में लग सकता है, किसी ईयर में भी लग सकता है, या कहीं पे 2 बार आता है, जैसे हमारे फर्स्ट सेम में भी आया था, सेकंड सेम में। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, अब मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। अब से पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के अनुच्छेद 51 के तक के जो बैरी मतलब 1 से लेके 51 के तक के जो आर्टिकल हैं, ये इनकी वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वाले मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट सेम लिख के वहाँ पे बनी हुई हैं। इससे आगे यानी अनुच्छेद आर्टिकल 52 से आगे की जो वीडियो में बनाई जा रही हैं, वो सेकंड सेम में लगी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड, अगर किसी का साल में एक बार एग्जाम हो रहा है तो वो दोनों को पढ़ लेगा, और किसी का एक साल में 2 बार हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो चल ही रही हैं, और किसी का एक बार हो रहा है तो वो सेम फर्स्ट और सेम सेकंड के दोनों को प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा, ठीक है। अब मैंने आपको, अब से पहले एक को मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चनों पे वीडियो बना चुका हूं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं, वाणिज्य, व्यापार और समागम, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सेकंड है भारत के संविधान अनुच्छेद में आर्टिकल 352 में, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं।
और एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर ये वाली वीडियो में जो है डाल चुका हूँ, ये सेकंड वाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की विवेचना, ये वाला जो मैं क्वेश्चन है ये वाला मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति की विवेचना कीजिए। संवैधानिक स्थिति की विवेचना मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। कभी कभार ये क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिया जाता है, कभी ये क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, या कभी कभार ये क्वेश्चन दोनों को मिलाकर आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग करा रहा हूँ। और ये आपके यूनिक में या एक्ट में नहीं मिलेगा, ये मैं स्पेशल यूपी पीसीएसजे की गाइड से करा रहा हूँ आपको। वहाँ से सफिशिएंट क्वेश्चन है, आपको नोट्स जो जैसे मैं हैंड राइटिंग से प्रोवाइड कराता था वो ही बिल्कुल एक्यूरेट उसी प्रकार से आपको रेडी करना है और अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम में जाके लिखना है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए देखो, क्वेश्चन को समझाना भी जरूरी है, ये नहीं है पढ़ाना, हमें पढ़ा क्या रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हमें करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। ये नहीं है कि बस हम अपने क्वेश्चन आंसर, हमें क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रीज़न है, ये रीज़न भी हमारे समझ में आना चाहिए। और मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन का पहली वीडियो में डाल चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट की मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चनों पे चलने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि हम आपको ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर की तैयारी एक ही यूट्यूब चैनल से कराने वाले हैं। आपको कहीं अदर चैनल पर भागने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करो। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और एक पेन और नोटबुक लेकर अपने पास बैठ जाओ। जहाँ भी आपको कोई इम्पोर्टेंट या कोई अच्छी चीज़ नज़र आए आप उसे लिख लेना। ठीक है, अब जैसा मैंने अपने प्रश्न में पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति जो होती हैं वो मैंने आपको बता दी है। संवैधानिक स्थिति मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। अब मैं जो उसका जो फर्स्ट पार्ट जो था, अब मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों की विवेचना, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनकी विवेचना कीजिए। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त होती हैं ये देख लेते हैं, और साथ ही साथ एपीओ वाले स्टूडेंट एंड यूपी पीसीएसजे वाले स्टूडेंट या मेरे भाई बहन वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये सफिशिएंट है क्वेश्चन। और जो लॉ के स्टूडेंट है, आगे एपीओ पीसीएसजे की तैयारी करना चाहते हैं या लॉ के किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हो यूपी पीसीएसजे 2000 में ये तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इस पर्पज से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ये देखिए आप किस गाइड से कर रहे हैं, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं अपने प्रश्न को। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति की विवेचना। अब हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति होता है उसके हाथ में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वो किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किन का नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है, परंतु अमेरिका, यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे अमेरिका। भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है, परंतु अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षतात्मक है। यानी भारत का जो सरकार का जो स्वरूप है संसदीय है, और अमेरिका में जो सरकार का वो स्वरूप जो है अध्यक्षात्मक है। ठीक है ना, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यहाँ पर बताया गया है कि संसदीय सरकार में, जहाँ पर संसदीय सरकार होती है वहाँ पे राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि भारत की जो सरकार है वो संसदीय सरकार है, और अमेरिका की जो सरकार है वह स्वरूप, जो अमेरिका की सरकार का जो स्वरूप है वो अध्यक्षात्मक है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो संसदीय सरकार होती है वहाँ पर जो प्रमुख जो होता है, संविधान का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है,
लेकिन जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के हाथ में होती है, और मंत्री परिषद का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है कि संसद का सर्वोपरि जो शक्ति है, संवैधानिक जो शक्ति है, संसद की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन संसद की जो कार्य प्रणाली, उसकी जो देखरेख करना है और उसके ऊपर जो दायित्व है वो मंत्री परिषद का सबसे ज्यादा होता है, और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संविधान का अध्यक्ष है वो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, लेकिन देखरेख और सुचारू रूप से जो कार्य चलाता है वो प्रधानमंत्री ही चलाता है। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 यह उपबंधित करता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी, आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 हमसे यह कहता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। यानी कि आर्टिकल 52 हमसे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 हमसे यह कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति जो संघ कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा चलेगी, और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने जो अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा करेगा। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। यहाँ पे आर्टिकल 73 हमसे कह रहा है जो कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होगा वो संसद को विधि बनाने की शक्ति है। ये जो विषय जो होंगे हमारे, जो कार्यपालिका शक्ति का जो हमारा विस्तार होगा उन विषय के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। संसद जो किस पर विधि बना सकती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति पर। आर्टिकल 73 हमसे कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसका अर्थ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधान बनाने की शक्ति की सहविस्तारी है। मतलब जो कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होगा वो जो है किस पर निर्भर है? संसद द्वारा, संसद की विधि पर निर्भर करता है कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है। मतलब जब संविधान हमारा जो लिखा जा रहा था या उस समय जब सभा एकत्रित हो रही थी तो उस समय डॉक्टर VR अंबेडकर ने यह बोला था कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड में संविधान में वहाँ के सम्राट का है। नहीं, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद उसी के समान है जो इंग्लैंड में वहाँ के सम्राट को प्राप्त है। इंग्लैंड में सम्राट होता है, उस सम्राट के इक्वल भारत का राष्ट्रपति है। हम भारत के राष्ट्रपति को सम्राट मानते हैं, यानी कि हम इंग्लैंड के सम्राट को राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मान लो। वहाँ का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति समान है। वह राष्ट्र का प्रधान है किंतु शासक नहीं। यानी कि यहाँ पर जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक सम्राट है, उसी प्रकार भारत का सम्राट राष्ट्रपति है। वो जो है वहाँ का प्रधान तो है, मतलब सबसे ऊपर सर्वोपरि है तो सही राष्ट्रपति, लेकिन शासक नहीं है। वहाँ पर जो कार्यपालिका जो चलाई जाएगी, जो कार्य करे जाएंगे वो मंत्री परिषद की देखरेख में करे जाएंगे। उसी प्रकार मतलब ऊंचे, जिस प्रकार राजा कभी कोई काम नहीं करता है, राजा तो ऑर्डर दे देता है, राजा देखभाल के लिए होता है। कभी कोई राजा काम करता देखा है? राजा की जो मंत्री मंडल होता है वही तो काम करता है। तो इसी प्रकार यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति तो प्रधान तो है, लेकिन जो कार्य करेगा
वो मंत्री परिषद करेगा। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं कि देश को कौन चला रहा है, संविधान को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। वह मंत्री परिषद को सलाह से बाध्य है, न तो वह ऐसी सलाह के बिना कार्य कर सकता है और न उस सलाह के विरुद्ध विरुद्ध की कार्य कर सकता है, उस सलाह के विरुद्ध की कार्य कर सकता है। तो यहां पर एक बात कही गई है, जो राष्ट्रपति है भारत का, ना तो वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर कोई कार्य कर सकता है। अगर उन राष्ट्रपति को कोई कार्य करना है तो मंत्री परिषद की सलाह लेगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, या प्रधानमंत्री ने कोई कार्य करा और उसके विरुद्ध भी वो कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री कोई कार्य करना चाहता है तो राष्ट्रपति उस याचिका को वापस कर देगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उसे पुनः दोबारा भेजता है तब राष्ट्रपति उसे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के द्वारा पास होकर दोबारा से आती है। तो यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद तो ऊंचा है, लेकिन जो देख रेख और जो कार्य होता है वो मंत्रिमंडल ही करता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वयं भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ने कहा था कि यद्यपि स्वयं संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करे, फिर भी यह आशा की जाती है कि इंग्लैंड की वे रूठियां जिनके अधीन वहां का सम्राट हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करता है, इस देश में प्रतिस्थापित की जाएगी और राष्ट्रपति सभी मामलों में एक संवैधानिक राष्ट्रपति होगा। यानी संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने तो बोला था कि संविधान का जो महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होगा, जो सर्वोपरि अध्यक्ष होगा, वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसकी जो देखरेख, जो कार्य करेगा, वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के देखरेख में प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला था कि कोई भी मंत्री परिषद या कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति को सलाह दे या उस पर कोई दबाव बनाए, लेकिन इंग्लैंड की रूठियों को देखते हुए, जिस प्रकार इंग्लैंड का जो सम्राट है अपने मंत्री परिषद की सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करता है, हम भी चाहेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करे, जिससे कि संवैधानिक स्थिति सुधरी रहे और संविधान का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। हालांकि ऐसा कोई उपबंध नहीं है हमारे संविधान में, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद राष्ट्रपति थे उस समय, वो खुद कह रहे थे कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी मंत्री परिषद जबरदस्ती या कोई दबाव डालकर राष्ट्रपति से किसी भी कार्य को कराए। लेकिन हम चाहेंगे, जिस प्रकार इंग्लैंड के जो सम्राट हैं अपना देश का हित बचाने के लिए, कार्य करने के लिए जिस प्रकार मंत्री परिषद की सलाह सम्राट लेता है, हम भी चाहेंगे कि इसी प्रकार के नियम राष्ट्रपति के लिए डाले जाएं कि राष्ट्रपति भी उसी तरह सलाह अपने मंत्री परिषद से ले अगर वे कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके लिए यह शब्द बोले थे कि राष्ट्रपति के लिए भी कुछ ऐसे नियम या कानून लगाए जाएं कि जो अपनी मंत्री परिषद की देखरेख में कार्य करे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर है कार्यपालिका शक्ति। जो हमारे राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, सबसे पहले शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति, द्वितीय है सैनिक शक्ति, तृतीय है कूटनीतिक शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियां। एक जो ये हैं हमारी 6 शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और इन शक्तियों को 6 जगह डिवाइड कर दिया गया है। और जो लास्ट वाली थी आपातकालीन शक्ति, पहली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी है सैनिक शक्ति, तृतीय है कूटनीतिक स्थिति और चतुर्थ है हमारी विधायिका शक्ति और पांचवी है न्यायिक शक्ति और 6 है हमारी आपातकालीन शक्ति। अब कुछ वर्ड में हिंदी में बोल गया, 1 2 3 4 5 6 और कुछ हिंदी में बोल दिए, तो आप समझ लेना, थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है।
तो पहले नंबर की है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी है सैनिक शक्ति, तीसरी है कूटनीतिक शक्ति और चौथी है हमारी विधायिका शक्ति, पांचवी न्यायिक शक्ति और छठी है आपातकालीन शक्ति। तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां। आगे और हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति। राष्ट्रपति का जो विवेक है, जो उनकी विवेक की क्षमता है वो क्या है, राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति। इसके लिए हम ये थ्योरी ना पढ़ के, क्योंकि ये थ्योरी भी उसी पे है और जो यहाँ पर जो एक केसेस दे के एग्जाम्पल जो दिया गया है वो भी सेम ही है। तो इसलिए हम अपने प्रश्न को ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए, सटीक बनाने के लिए हम इस केस को देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना केस यहाँ से देखेंगे। शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1974 SC 2192 के बाद में अपीलकर्ता का यह तर्क था कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी कि इस वाले केस में कहा गया था कि अपीलकर्ता जो है उसने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की वास्तविक जो शक्ति, कार्यपालिका शक्ति है वो इसमें निहित है और इसका प्रयोग अपने विवेक से तथा स्वयं करते हैं। इन शक्तियों का प्रत्योजन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति या तथा पदमुक्ति करने की शक्ति कार्यपालिका में है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात कही गई थी कि जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंदर इतनी शक्ति होती है, जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो उनके अंदर निहित है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित है। अगर वो चाहें तो उनके जो अधीनस्थ जो कार्य करते हैं, जो कार्य प्रणाली जो है, जो कार्य उनके अधीनस्थ करते हैं, या तो वो अपने अनुसार उनको पद पर नियुक्त कर सकते हैं या पद से अपने अनुसार हटा सकते हैं। ये जो है उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, लेकिन ये कार्य जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। हालांकि शक्ति तो है उन पे, अपने विवेक से कार्य करते हैं राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। भाई राष्ट्रपति राज्यपाल को इतनी शक्ति है कि वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करें और वो किसी भी व्यक्ति को, जो कार्यपालिका के जो अधीनस्थ कार्यरत हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, उनको कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये कार्य राष्ट्रपति और राज्यपाल फिर भी मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर करते हैं। यानी शक्ति होने के बावजूद भी सलाह लेकर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल 74(1) यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की उसके कृत्यों के संचालन करने में सहायता और देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मतलब जो प्रावधान ये देता है कि आर्टिकल 74 यह प्रावधान करता है कि जो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, जो कृत्य हैं, उनको चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये नहीं कि राष्ट्रपति थोड़ी कार्य करेगा, राष्ट्रपति के अंडर ही तो कोई लोग कार्य करेंगे। तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए उनके अधीनस्थ एक मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र को चलाएगा, लेकिन उसको अपने जो नियम है उनको सुचारू रूप से, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मोस्ट यानी जो प्रमुख होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75(1) यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। यहाँ पर एक बात आ रही है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद जो प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति की सलाह से करेगा। खंड व यह कहता है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी कि जो मंत्रिमंडल की जो स्थापना जो करता है प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति के
सलाह पे करता है, लेकिन ये जो नियुक्त करे जाएंगे ये राष्ट्रपति की देखरेख में नियुक्त किए जाएंगे। खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद, जो लोकसभा के लिए जो परिषद बनाई गई है प्रधानमंत्री द्वारा जो चुनकर, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, वो लोकसभा के लिए कार्य करेगी और उसकी देखरेख में कार्य चलेगा। के अधीन प्रत्येक मंत्री अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची में विहित प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को नियुक्त करेगा, उसके जो सदस्यों को नियुक्त करेगा, लेकिन वो जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वो राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे और राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही वो अपने पद पर जाएंगे। और जो मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और अपना पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची जो है उसमें जो विहित रूप है उसके अनुसार राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करेंगे, यानी गोपनीयता को शपथ लेगा, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। गोपनीयता मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति जो उनका जो दायित्व है उसकी शपथ लेंगे। ठीक है। शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1975 SC 2192 के बाद में अभी निर्धारित किया गया है कि जहां कहीं भी संविधान में राष्ट्रपति का विवेक या राज्यपाल का विवेक पदावली का प्रयोग किया गया है, उसका अभिप्राय उसके व्यक्तिगत समाधान से नहीं है वरन मंत्रिपरिषद के समाधान से है। यानी कि कहीं भी अगर संविधान के अंतर्गत यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेक की जो कोई बात की गई है वो व्यक्तिगत समाधान से नहीं बल्कि मंत्री परिषद के समाधान से है। यानी कि राष्ट्रपति कोई कार्य करता है या राज्यपाल कोई कार्य करता है तो यहाँ पर उनका कोई विवेक नहीं है। ये जो विवेक लगाया गया है इनका तो है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से लगाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो विवेक है उसका जो व्यक्तिगत जो समाधान से नहीं है वो मंत्री परिषद के समाधान से है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना मंत्री परिषद की सलाह के उनके विवेक के कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो जिसकी सहायता से मंत्रणा पर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। यानी कि शक्ति होने के बावजूद राज्यपाल और राष्ट्रपति पर शक्ति होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का जो वो प्रयोग करते हैं वो मंत्री परिषद की देखरेख में या मंत्री परिषद की सलाह में करते हैं। 42वां ये जो देखरेख और जो उनकी सलाह इसलिए ली गई है कि कभी हमारे देश में ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और राष्ट्रपति पर ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगे कि जिससे राष्ट्रपति अपने कार्यों पे रोक लग जाए। अगर सपोज करो राष्ट्रपति हमारे देश का कोई गलत कार्य करने लगे और ऐसा संविधान में कोई उपबंध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है कि राष्ट्रपति को भी रोका जाए, तो राष्ट्रपति देश का कभी ऐसा निकल आए जो देश का नाश कर दे, तो उनकी देखरेख के लिए, हालांकि चाहे राष्ट्रपति पूर्ण रूप से देशभक्त तो अपने देश के हित में कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। इसलिए मंत्री परिषद बनाई है। और जो मंत्री परिषद है, मंत्री जो चुन के आते हैं वो आम जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो जो कार्य होते हैं वो आम जनता की सलाह से, यानी आम जनता ने मंत्रियों को चुना, मंत्रियों ने अपने प्रस्ताव जो राष्ट्रपति रखते हैं उनको चुना कि हाँ भाई आपने सही करा या गलत करा। तो राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो पूरे देश की सलाह से करता है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है कि ये सलाह इसलिए ली जाती है, ये कानून इसलिए बना दिया है कि कहीं कोई राष्ट्रपति गलत ना कार्य कर दे, ठीक है, देश का नाश ना कर दे, यानी कोई तानाशाही अपना शासन लागू ना कर दे। 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आर्टिकल 74(1) में संशोधन करके यह उपबंधित कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है।
अब 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 में एक नया परंतुक जोड़कर, यानी एक नया कारण, एक नया नियम जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक बात थी, जो राष्ट्रपति होता था वो मंत्रिपरिषद ने अगर कोई बात अपनी मनमानी है या कोई मंत्रिपरिषद ने कोई काम कराना है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता था। तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे मना कर दे, लेकिन मंत्रिपरिषद ने कोई कानून बनाया या कोई नियम बनाया और राष्ट्रपति के समक्ष लेके गए कि हमें कोई कानून लगाना है, तो राष्ट्रपति बाध्य था कि 42वां जो संशोधन हुआ है उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को लगाना ही पड़ेगा, ये मंजूरी करनी ही है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कह दिया गया कि अगर आप मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई कानून या कोई नियम लेके आए हो और राष्ट्रपति के समक्ष आप लेके जाते हो, तो पहले क्या था, बाध्य थे, लेकिन अब उस पर पुनर्विचार अगर सही है तो राष्ट्रपति लागू कर देगा, अगर सही नहीं है तो उसे पुनः विचार के लिए एक बार दोबारा भेजेगा कि भाई एक बार इस पर पुनः विचार करो, ये थोड़ा सही नहीं मुझे लग रहा है। विचार करने के लिए कोई चीज़ तभी तो भेजी जाती है जब कोई सही नहीं लगती है, उसको वापस भेजते हैं। और राष्ट्रपति को अगर वो दोबारा याचिका आ जाती है, उसमें थोड़ा फेरबदल करके आता है या इक्वल सेम ऐसी ही आ जाती है, तब वो बाध्य होता है उसे फिर दोबारा से लागू करने के लिए। तो अब 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल 74(1) में एक नया परंतुक जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कि मैं इसमें पहले में क्या था कि एक बार मंत्रिपरिषद कोई नियम लागू करेगी और राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को पहली बार में ही मानना नहीं पड़ेगा, भाई एक बार उसे दोबारा वापस भेजेगी, भाई इसे एक बार रीचेक करो, चेक करो, इसमें कोई मुझे त्रुटि नजर आ रही है, इसे अपनी दोबारा सलाह मशवरा करके मेरे पास दोबारा भेजो। अगर दोबारा वो उसमें थोड़ी चेंजिंग करके या सेम उसी को भेजते हैं तब राष्ट्रपति उसे लागू करता है। किंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद पुनः जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसके अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी थोड़ी सी तो राष्ट्रपति को राहत मिली, नहीं पहले तो एक बार में लागू करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। इस प्रकार संविधान में राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति बहुत सीमित है, प्राय उसे मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। यानी कि तर्कस में तीर काफी हैं लेकिन चला नहीं सकते हो बिना किसी की सलाह के। शक्ति हाथों में होने के बावजूद हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम मुक बनकर देखते रहेंगे जब तक हमें मंत्रिपरिषद की सलाह ना मिलेगी, हम जो है कार्य नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है संवैधानिक तौर पर भारत का सर्वोच्च प्रथम नागरिक है, संवैधानिक अध्यक्ष है, लेकिन हम कह सकते हैं वो मंत्रिपरिषद की एक कठपुतली मात्र है, भारतीय संविधान की एक कठपुतली मात्र है। उसे पद तो दे दिया गया है लेकिन उसे कार्य करने की क्षमता नहीं दी गई है। उसे जिस्म तो दिया गया है लेकिन सांस लेने की शक्ति नहीं दी गई है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, इन्हें शक्ति तो अपार दे दी जाती है लेकिन इनकी शक्तियों का कोई उपयोग उचित नहीं होता है। ये एक कठपुतली की तरह बैठे रहते हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख है, फिर भी वह अपनी पदीय हैसियत से वह राष्ट्रीय एकता और आदर तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है और सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनुच्छेद 74(1) से उसे एक शक्ति प्रदान करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को अपने किसी सुझाव के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और समय समय पर प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को उचित सलाह दे सकता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि संविधान में राष्ट्रपति पद का कोई महत्व ही नहीं है। यानी कि देखो, राष्ट्रपति नाम तो राष्ट्रपति, अधिकार बहुत ज़्यादा, शक्ति बहुत ज़्यादा, लेकिन पावर, शक्ति, अधिकार, नाम, औहदा सब ऊंचा, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, बिना मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के नहीं कर सकता है। तो यानी कि वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की कठपुतली बनकर एकमात्र रह जाता है
और वो सिर्फ सलाह दे सकता है, देश के प्रति सलाह दे सकता है, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसे एक प्रतीक, राष्ट्र का प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उनको सही सलामत बनाए रखने के लिए सलाह दे सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को अपार शक्ति होने के बावजूद, अपार अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी हम राष्ट्रपति को प्रमुख रूप नहीं दे सकते हैं कि वो संविधान को चलाता है। संविधान को चलाने वाला कौन होता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो उपरोक्त इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मैंने 2 केसेस जो कराए हैं, आप इनको ज़रूर एग्जाम में लिख के आइएगा। अगर आप इन केसेस को नहीं लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।